हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। सीटेट का आज का हमारा टॉपिक है आकलन। आज हम आकलन के बारे में समझेंगे। तो आकलन तीन प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से: सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन। लेकिन आकलन होता क्या है? तो दोस्तों, आकलन मूल्यांकन के प्रतिमान का ही एक रूप होता है। किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। यह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, आकलन वह प्रक्रिया होती है जिससे यह पता चलता है कि बालक अधिगम को किस स्तर तक प्राप्त कर चुका है, या शिक्षक ने जो भी अधिगम कराया है वो बच्चे ने कितना ग्रहण कर चुका। और आकलन से यह भी पता चलता है कि कोई शिक्षक बच्चों को किस स्तर तक जो है ज्ञान देने में सक्षम हुआ, या उसको किस कारण से बच्चा सीख नहीं पाया। आकलन का मतलब होता है किसी बच्चे का आकलन करना, उसको जो सीखने में आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानना, फिर उसका उपचार करना। ठीक है, ये सब आकलन होता है। तो आकलन से यह भी पता करते हैं कि शिक्षक ने जो है बच्चों को किस स्तर तक ज्ञान देने में अपनी भूमिका निभाई है। और बालक को अधिगम में आने वाली समस्या का पता लगाना भी आकलन ही कहलाता है। आकलन मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है: सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन। सीखने का आकलन, सीखने का आकलन जो है प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद किया गया आकलन सीखने का आकलन कहलाता है। या फिर कह सकते हैं अधिगम की जो है प्रक्रिया वो समाप्त हो चुकी हो, उसके बाद किया गया आकलन सीखने का आकलन कहलाता है। सीखने के आकलन को जो है योगात्मक आकलन भी कहते हैं। अगला है हमारा अधिगम के लिए आकलन। इसको जो है रचनात्मक आकलन भी बोलते हैं। ये आकलन पढ़ाई को बेहतर करने के लिए किया जाता है और सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर चलता है। ये सीखने के साथ 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 चलता है। सीखने के लिए आकलन सीखने की प्रक्रिया के साथ साथ चलता है। अगला है हमारा सीखने के रूप में आकलन। तो इसको बोलते हैं स्वयं आकलन, जब बच्चे खुद ही अपना आकलन करें। अधिगम के लिए आकलन, चलिए अब इनको जो है विस्तृत रूप से थोड़ा समझ लेते हैं। या फिर सीखने के लिए आकलन, किसी घटना से पहले पूर्ण रूप से तैयारी कर लेना सीखने के लिए आकलन होता है। अभी मैंने पीछे बताया किसी घटना के से पहले, किसी घटना के होने से पहले जो तैयारी की जाती है उसको बोलते हैं अधिगम के लिए आकलन। जैसे कोई भी अधिगम कराने से पहले शिक्षक जो है बच्चों की रुचि, उनकी जिज्ञासा, उनकी क्षमता, उनका स्तर जान ले। ये होता है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम शुरू करने से पहले ही उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। जैसे एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है, लेकिन ये सीखने का आकलन है, सीखने के लिए नहीं है। क्योंकि वो एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है, तो ये सीखने का आकलन किस लिए है? क्योंकि उसने खाना बना लिया, वो अब उसका टेस्ट कर रहा है कि अब इसमें क्या कमी रह गई है, और कमी रह गई है तो क्यों कमी रह गई है। ये होता है सीखने का आकलन। लेकिन अगर वह बार बार चखता है तो वो होता है सीखने का आकलन, क्योंकि वो सब्जी को बार बार चख रहा है, बीच बीच में चख के देख रहा है कहीं नमक तो कम नहीं रह गया, कहीं मिर्च तो कम नहीं रही, या कुछ और कमी तो नहीं रही सब्जी में। वो तुरंत के तुरंत सब्जी का आकलन कर रहा है अपनी बनाने के साथ साथ। तो ये प्रक्रिया जो साथ साथ चलती है अधिगम के, उसको बोलते हैं सीखने के लिए आकलन। इसको एक बार और थोड़ा बारीकी से समझिए। एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है, खाना पकाते समय खाने को चखता है, तो ये सीखने का आकलन है। क्योंकि उसने भी एक बार चखा। एक बार कब चखा? जब वो खाना बना चुका, जब उसने अपनी प्रक्रिया समाप्त कर ली, उसके बाद उसने खाना चखा कि खाने में कुछ कमी तो नहीं रही है, और रह गई है तो क्या कमी रह गई है, क्यों कमी रह गई है। तो ये होता है सीखने का आकलन। लेकिन अगर वही बावर्ची खाना पकाते समय खाने को बार बार चखता है, बीच बीच में चख के देख रहा है, तो ये होगा सीखने के लिए आकलन। ये प्रक्रिया सीखने के दौरान चलती रहती है कि अगर सब्जी में नमक कम है तो तुरंत नमक डाल दिया, या कुछ मसाला कम है तो तुरंत मसाला डाल दिया। तो ये होता है सीखने के लिए आकलन। उसकी कमी को पता लगा के तुरंत के तुरंत उसका उपचार कर देना। ये अधिगम की प्रक्रिया के दौरान चलता है, ना बाद में चलता है ना पहले चलता है। ये अधिगम की प्रक्रिया के साथ साथ चलता है, और ये
निरंतर चलता है। ठीक है, ये होता है हमारा सीखने के लिए आकलन। घटना होने से पहले उसमें सुधार, पूर्वानुमान लगाकर उसमें सुधार करना अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। घटना होने से पहले उसमें सुधार कर, पूर्वानुमान लगाकर उसमें सुधार करना अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। अब ये मत सोचिएगा कि अभी तो प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद कहा था। देखिए, प्रक्रिया समाप्त हो गई खाने की, ठीक है ना, लेकिन अभी जो है उसका मूल्यांकन नहीं हुआ है। जब हम सत्र के लास्ट में मूल्यांकन करते हैं तो उसमें कहीं बच्चा पिछड़ ना जाए, उससे पहले ही उनकी कमी को दूर कर देना, उसकी कमी को दूर कर देना सीखने के लिए आकलन कहलाता है। ठीक है, उसमें सुधार करना अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। और खाना पकाते समय भी खाना बनाने के साथ साथ भी जो बावर्ची कर रहा है वो उसकी कमी को तो दूर कर रहा है। अगर उसमें कोई भी मसाला या किसी भी तरह का कोई भी नमक मिर्च कुछ भी कम रहा है तो वो उसकी कमी को तुरंत के तुरंत दूर कर रहा है डाल के। ठीक है, ये होता है अधिगम के लिए आकलन। वास्तविक अधिगम, देखो ये रहा, वास्तविक अधिगम को शुरू करने से पहले विद्यार्थियों की ज़रूरत को समझ लेना ताकि शिक्षण और अधिगम उसी के अनुसार डाल दिया जाए, बच्चे के अनुसार डाल दिया जाए। ऐसा हर प्रयास अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम के लिए आकलन। वास्तविक अधिगम को शुरू करने से पहले विद्यार्थियों की ज़रूरत को समझ लेना। कोई देखे, कोई विद्यार्थी जो है जल्दी समझता है, कोई देर से समझता है, किसी का आईक्यू लेवल बुद्धि का उच्च होता है, किसी का आईक्यू लेवल थोड़ा नीचे होता है, किसी का बहुत ज़्यादा नीचे होता है। तो उनकी क्षमता, उनका स्तर जान लेना, उनकी रुचि जान लेना, है ना, उनकी तत्परता जान लेना, ये सब जो होता है अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। ताकि जो है शिक्षक फिर जब अधिगम शुरू करे तो शिक्षण विधि हर बच्चे के अनुसार हो। अगर कोई बच्चा मंदबुद्धि है तो उसके लिए अलग शिक्षण विधि होगी, अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसके लिए अलग शिक्षण विधि से पढ़ाएगा। तो ऐसा हर प्रयास क्या कहलाता है? अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। जैसे रुचि, बच्चे की रुचि जानना, बच्चे की इस सब्जेक्ट में रुचि है या नहीं है, या बच्चे की पढ़ाई में रुचि है या नहीं है, ये सब जानना। क्योंकि अगर बच्चे की रुचि होगी तो अधिगम स्थायी होगा और बेहतरीन होगा। लेकिन अगर बच्चे की पढ़ाई में या अधिगम में रुचि नहीं है तो आप कोई सी भी विधि से, शिक्षण विधि से पढ़ाएं, कौन सी भी शिक्षण विधि से पढ़ाएं, बच्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब तक बच्चे की रुचि नहीं होगी बच्चा अधिगम को ग्रहण कर ही नहीं सकता। ठीक है, शिक्षण विधि भी बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, कोई बच्चा मंदबुद्धि है, कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, कोई बच्चा अति सक्रिय है, तो इन सब के लिए अलग अलग शिक्षण विधि होंगी। ऐसा नहीं कि एक शिक्षण विधि से ही आपने सभी बच्चों को पढ़ा दिया तो सभी बच्चे सीख लेंगे, नहीं। मंदबुद्धि के लिए अलग शिक्षण विधि होगी और प्रतिभाशाली बच्चे के लिए अलग शिक्षण विधि होगी, अति सक्रिय बालक के लिए अलग शिक्षण विधि होगी। या और भी कई तरह के बच्चे होते हैं, क्वालिटी होती है बच्चों में, तो उन सब के लिए अलग अलग शिक्षण विधियाँ होंगी। अगला है हमारा विषय वस्तु। देखिए, विषय वस्तु जो हो बच्चे की उम्र के अनुसार हो, उसकी ग्रहण क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा सिलेबस हो विषय वस्तु के अंदर और कठिन शब्दावली हो जो बच्चे के सर के ऊपर से उतर जाए, बच्चे को कुछ समझ ही ना आए, बच्चा उसका जो है कठिन शब्दों को देख के ही बोरियत से भर जाए, उसको डर लगने लगे उस सब्जेक्ट से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आसान शब्दावली होनी चाहिए विषय वस्तु में और बच्चे की क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों की ग्रहण शक्ति उम्र के अनुसार विषय वस्तु होनी चाहिए। अभ्यास, अगला है हमारा अभ्यास। वास्तविक अधिगम से पहले अभ्यास कराएं। बच्चे को जो है वास्तविक अधिगम से पहले अभ्यास कराना चाहिए। अगला है हमारा प्रवेश परीक्षा। देखिए दोस्तों, जब किसी स्कूल में बच्चों के लिए एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक प्रवेश परीक्षा ली जाती है। तो प्रवेश परीक्षा जो होती है वो प्रवेश परीक्षा क्यों ली जाती है? वो प्रवेश परीक्षा इसीलिए ली जाती है ताकि बच्चे की जो भी कठिनाई है या बच्चे की जो भी कमियां हैं वो उसके दौरान सामने आए और फिर शिक्षक जो है उसको दूर करने का प्रयास करे। अधिगम के दौरान जो है उसको उसकी कमी को दूर करने का प्रयास करे। तो हमारा प्रवेश परीक्षा भी कैसा आकलन है? अधिगम के लिए आकलन, या फिर कह सकते हैं सीखने के लिए आकलन। रुचि जानना, शिक्षण विधि, विषय वस्तु, अभ्यास कराना, बच्चे की प्रवेश परीक्षा, ये सब कैसा आकलन होता है? अधिगम के लिए आकलन कहलाता है।
दोस्तों अगर आपको सीटेट के फ्री नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 8077088259 पर संपर्क करें या फिर मैसेज करें। पूर्व ज्ञान, बच्चा जो पहले से जानता हो। ठीक है, पूर्व ज्ञान होता है जो पहले से जानता हो। वो वह पूर्व ज्ञान कहलाता है। जो बच्चा जानता है, बच्चे को जो है वहां से ही जोड़कर नवीन ज्ञान दे। ऐसा नहीं है उसको सीधा नया ज्ञान दे दे, बच्चा समझ ही नहीं पाएगा कि जो भी आप समझाना चाह रहे हैं, जब उसके सामने कुछ नया आएगा तो वो आश्चर्यचकित हो जाएगा, उसको समझने में बोरियत लगने लगेगी, तो वो चीज़ों को समझेगा नहीं। तो पहले बच्चे के पूर्व ज्ञान को मालूम करें कि बच्चे ने अभी तक कहाँ तक सीखा हुआ है या बच्चे की समझ अभी तक कहाँ तक विकसित हुई है। उसके बाद उसकी पुरानी समझ के अनुसार, उसके जहाँ तक बच्चा पहले से जानता है वहाँ से जोड़कर नवीन ज्ञान दें, नया ज्ञान दें, उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर। कोई भी अधिगम हो बच्चे की क्षमता के अनुसार कराएं, उसको ज़्यादा प्रेशर में ना लें, उससे उसकी क्षमता से ज़्यादा जो है अधिगम ना कराएं। शिक्षण सामग्री बच्चे की क्षमता के या बच्चे के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अलावा निदानात्मक जो होता है, निदानात्मक शिक्षण भी जो क्या कहलाता है, अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। निदानात्मक शिक्षण होता है बच्चे की कठिनाइयों का पता लगाना। अब एक बात यहाँ जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको ध्यान रखना। निदानात्मक, यहाँ कई वीडियो में आपने देखा होगा, निदानात्मक का मतलब जो है लोग कह देते हैं कि बच्चे की समस्या का निदान करना, ठीक है ना, जबकि ऐसा नहीं है। निदानात्मक जो है बच्चे की समस्या का निदान करना नहीं है। निदानात्मक का मतलब होता है बच्चे की कठिनाइयों का पता लगाना। बच्चे में अधिगम के दौरान क्या कठिनाई आ रही है कि बच्चा अधिगम में पिछड़ गया, अधिगम को ग्रहण नहीं कर पा रहा, उसकी कठिनाइयों का पता लगाना, उसकी कमियों का पता लगाना निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। लेकिन उपचारात्मक शिक्षण, उसकी कमियों को दूर करने के लिए जो आप कदम उठाते हैं, शिक्षक एक जो कदम उठाता है उसकी कमियों को दूर करने के लिए, उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए, वो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। यहाँ एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोट करने वाली है और इसको बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखना। निदानात्मक शिक्षण क्या होता है? बच्चों की कमियों का पता लगाना निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। तो पूर्व ज्ञान, क्षमता, शिक्षण सामग्री, निदानात्मक, खासतौर से निदानात्मक, ठीक है। और रुचि, शिक्षण विधि, विषय वस्तु, अभ्यास, प्रवेश परीक्षा, ये सब कैसे आकलन है? तो ये अधिगम के लिए आकलन है या फिर सीखने के लिए आकलन है। दोस्तों अगला है हमारा अधिगम के लिए आकलन या फिर सीखने का आकलन। इससे पहले करा हमने अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन क्या होता है? अधिगम की प्रक्रिया, वास्तविक प्रक्रिया शुरू होने से पहले जो है किया गया आकलन अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। और अधिगम का आकलन जब शिक्षक पूरी जो है संकल्पना का अध्ययन करवा देता है, उसके बाद में जो प्रश्न पूछता है, प्रश्न के रूप में आकलन करता है, वो कहलाता है अधिगम का आकलन। यानी अधिगम की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद किया गया आकलन अधिगम का आकलन कहलाता है। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। अधिगम के बाद अर्थात बच्चा कितना सीखा या हमारा अधिगम कितना प्रभावशाली रहा, अधिगम का आकलन कहलाता है। अधिगम के आकलन से ये भी पता चलता है कि एक शिक्षक के द्वारा दिया गया अधिगम जो है कहाँ तक प्रभावशाली रहा, कितना प्रभावशाली रहा। शिक्षक इससे अपना भी आकलन कर सकता है कि मैंने बच्चों को कैसा पढ़ाया, ठीक है। अगला है हमारा अधिगम की क्रिया पूरी होने के बाद उसके व्यवहार या अधिगम का अध्ययन या आकलन करना अधिगम का आकलन कहलाता है। अधिगम के आकलन को जो है योगात्मक आकलन भी बोलते हैं। योगात्मक आकलन, योगात्मक आकलन कैसा होता है? योगात्मक आकलन अधिगम का आकलन कहलाता है, क्योंकि योगात्मक आकलन वर्ष के अंत में किया जाता है। जैसे वार्षिक परीक्षा होती है तो वार्षिक परीक्षा को जो हम योगात्मक आकलन बोलते हैं। वार्षिक परीक्षा तभी तो होती है ना जब हम अधिगम की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी हो, हमारा पूरा कोर्स खत्म हो चुका हो, उसके बाद जब हमारा पेपर होते हैं, वार्षिक परीक्षा होती है, तो उसको हम योगात्मक आकलन बोलते हैं। ये कौन सा आकलन होता है? योगात्मक आकलन। इसको हम अधिगम का आकलन भी कहते हैं।
जैसे बच्चे को पहले जो है भारत देश के बारे में शिक्षक ने समझाया, भारत देश के बारे में बताया, कोई मेन मेन पॉइंट जो है बच्चों को भारत के बारे में बताए। फिर जो है जब पूरी डिटेल प्रक्रिया संपन्न कर चुका हो शिक्षक, फिर उनसे बच्चों से क्वेश्चन करा, उन्होंने प्रश्न करा शिक्षक ने बच्चों से कि भारत की राजधानी कौन सी है, या और भी भारत से संबंधित प्रश्न पूछे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अधिगम का आकलन। क्योंकि शिक्षक ने जो है पहले भारत देश के बारे में बच्चों को पूरी तरह से समझा दिया, क्लियर कर दिया। अब अधिगम की प्रक्रिया यहाँ पे एक चैप्टर की समाप्त हो चुकी है। लेकिन उसके बाद में जो शिक्षक ने प्रश्न पूछे भारत देश के बारे में, उसी चैप्टर या उसी अध्याय के बारे से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन पूछे, ये क्या कहलाया जाएगा, अधिगम का आकलन। जब अधिगम की प्रक्रिया या कोई अभ्यास या कोई लेसन, जो कोई पार्ट समाप्त हो चुका हो, उसके बाद प्रश्न पूछे गए प्रश्न जो होता है उसको अधिगम का आकलन बोलते हैं। जैसे जो है वार्षिक परीक्षा, देखिए वार्षिक परीक्षा जब वर्ष के अंत में ली जाने वाली परीक्षा को वार्षिक परीक्षा बोलते हैं, और वार्षिक परीक्षा को योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, योगात्मक मूल्यांकन जो है सबसे बेकार मूल्यांकन होता है, ठीक है ना। सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन सा होता है, सतत मूल्यांकन, जो अधिगम की प्रक्रिया के साथ साथ चलता है, ठीक है ना। अधिगम की प्रक्रिया के साथ साथ चलता है कि अधिगम भी शुरू हो रखा है और उसकी प्रक्रिया के बीच में ही जो है आकलन भी किया जा रहा है, ठीक है। ये वाला सतत मूल्यांकन ये बहुत अच्छा होता है। इसको क्या बोलते हैं, अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। तो वार्षिक परीक्षा कैसा आकलन है, अधिगम का आकलन। अगला है सुधारात्मक उपाय, सुधारात्मक या फिर कह सकते हैं उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण मैंने भी बताया पीछे, निदानात्मक, निदानात्मक शिक्षण कैसा आकलन होता है, तो निदानात्मक परीक्षण जो होता है वो होता है अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन। अभी अधिगम की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, शुरू होने से पहले की गई तैयारी, बच्चे की कठिनाई, समस्या, उसकी ज्ञान, उसकी क्षमता, सब कुछ जान लेना क्या कहलाता है, अधिगम के लिए आकलन। लेकिन अधिगम का आकलन क्या होता है, जब बच्चे से जो है अधिगम के बाद प्रश्न पूछे जाते हैं, या अधिगम के बाद उस बच्चे का आकलन कराया जाता है, या फिर किसी भी चीज़ की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद उसका आकलन करना अधिगम का आकलन कहलाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण, सुधारात्मक और उपचारात्मक ये दोनों पॉइंट जो हैं एक ही हैं, ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट एक ही हैं। उपचारात्मक शिक्षण, सुधारात्मक उपाय। तो इसमें क्या होता है, जो भी बच्चे की कमी हमने पता लगाई थी अधिगम के लिए आकलन के दौरान, निदानात्मक परीक्षण करा था, अब हमें क्या करना है, अधिगम का आकलन यानी उपचारात्मक शिक्षण। अब उन कमियों का हमें उपचार करना है कि बच्चे में ये कमी क्यों रही, किस कारण से रही, इनको दूर करने के लिए उठाए गए कदम जो है उपचारात्मक शिक्षण कहलाते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण या सुधारात्मक उपाय कैसा आकलन होता है, अधिगम का आकलन होता है। शैक्षिक सुधार, शैक्षिक सुधार मतलब बच्चे की प्रक्रिया, शैक्षणिक प्रक्रिया में जो भी कमियां रह गई हैं उनका सुधार करना शैक्षणिक सुधार कहलाता है। ये भी कैसा आकलन होता है, ये भी अधिगम का आकलन कहलाता है। दोस्तों अगला है हमारा सीखने के रूप में आकलन या फिर अधिगम के रूप में आकलन। इसको हम जो है स्वय आकलन भी बोलते हैं, स्वय आकलन भी बोलते हैं। इसमें जो है बच्चे खुद ही अपना आकलन करते हैं सीखने की प्रक्रिया के दौरान कि मेरे में कहाँ गलती रह गई, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों नहीं करना चाहिए था। ये आकलन जो है बच्चे खुद करते हैं। जब हम कारण जानने के लिए आकलन करते हैं, जैसे नैदानिक मूल्यांकन, सीखने वाले की कठिनाई व समझ की कमी को जानना सीखने के रूप में आकलन कहलाता है। लेकिन सीखने के लिए आकलन जब कर रहे थे वहाँ पे शिक्षक कर रहा था उस काम को, यहाँ पे जो है बच्चा खुद ही करेगा अपनी नैदानिक मूल्यांकन या नैदानिक शिक्षण बच्चा खुद करेगा, अपनी कमियों को खुद पहचानेगा। नैदानिक मूल्यांकन या नैदानिक शिक्षण जो होता है वो होता है कमियों को पहचानना, अधिगम में आई गई जो कठिनाइयाँ आई हैं वो किस कारण से आई हैं, क्यों आई हैं और कौन कौन सी कठिनाई आई है, वो होता है नैदानिक शिक्षण या फिर निदानात्मक शिक्षण। इसमें बच्चा खुद ही अपना निदानात्मक शिक्षण करेगा और सीखने वाले की कठिनाई व समझ की कमी को जानना सीखने के रूप में आकलन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से जो है सीखने के रूप में आकलन, सीखने का आकलन या सीखने के लिए आकलन
तीनों आकलन के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो भी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब जो है कुछ आकलन जो होते हैं वे विधालय आधारित आकलन होते हैं, एक बार उनको भी समझ लेते हैं। विधालय आधारित आकलन क्या होता है? देखिए, मासिक परीक्षा जो महीने में या 15 दिन में यूनिट टेस्ट होते हैं उसको बोलते हैं मासिक परीक्षा। ये होते हैं विधालय आधारित आकलन। पाठ के बाद परीक्षण, तुरंत लेसन पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, उसके बाद तुरंत उसकी जो है आकलन करना शुरू करा, इसको बोलते हैं पाठ के बाद परीक्षण। जो है कैसा आकलन होता है? विधालय आधारित आकलन होता है। वाद विवाद प्रतियोगिता, खेल कूद, अभिनव, संप्रेक्षण कौशल परीक्षा, पोर्टफोलियो विधालय आधारित आकलन है। ठीक है, ये क्या है? ये सब जो है विधालय आधारित आकलन है। मासिक परीक्षा, पाठ के बाद परीक्षण, वाद विवाद प्रतियोगिता, खेल कूद, अभिनय, संप्रेक्षण कौशल का मतलब होता है अपने विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, क्या होता है? अपने विचारों का आदान प्रदान करना होता है संप्रेक्षण। संप्रेक्षण कौशल परीक्षा। पोर्टफोलियो विधालय आधारित आकलन है। विधालय आधारित आकलन की विशेषताएं कौन कौन सी होती है? एक तो ये विधालय द्वारा निर्मित होते हैं। दूसरा, विद्यार्थियों के जाने पहचाने माहौल में आकलन करना होता है। तीसरा, ये तनाव मुक्त होता है। चौथा, वार्षिक परीक्षा से पहले की तैयारी में सहायक होता है। सीटेट में हर बार परीक्षा में यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है, ध्यान रखना और इसको अच्छी तरह से समझना थोड़ा। सॉरी। अगला है संरचनात्मक प्रतिपुष्टि, कमियों को दूर करना, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि देना। ये सब जो है विधालय आधारित आकलन होते हैं। और ये विधालय आधारित आकलनों की विशेषताएं हैं। बच्चों में सीखने की तत्परता का आकलन करना। बच्चों में सीखने की तत्परता का आकलन कैसे करते हैं? बच्चे की वर्तमान स्तर की पहचान करना। वर्तमान स्तर से मतलब है बच्चा अब तक कितना जान पाया है या कितना सीख पाया है या कितना सीखा हुआ है बच्चे ने, बच्चे का पूर्व ज्ञान कितना है, बच्चे की पूर्व समझ कितनी है। ठीक है, वर्तमान स्तर की पहचान करना। अगला है निदानात्मक परीक्षण। निदान परीक्षण हम 2 तरीके से करते हैं, एक तो होता है चिकित्सीय निदान, दूसरा है शैक्षिक निदान। चिकित्सीय निदान से मतलब है कि बच्चे की जो है फिजिकली बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, इसको जानना चिकित्सीय निदान कहलाता है। और शैक्षिक निदान, बच्चा में अधिगम के दौरान जो आने वाली कठिनाइयाँ होती हैं उनकी पहचान करना, उनकी जो है कठिनाइयों को पता लगाना, ये शैक्षिक निदान कहलाता है। अगला है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण, बच्चों में जो अधिगम के दौरान आई गई कठिनाइयों का जो उपचार किया जाता है उसको बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो वर्तमान स्तर की पहचान करना, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण, ये क्या है? ये बच्चों में सीखने की तत्परता का आकलन करना कहलाते हैं। बच्चों में सीखने की तत्परता का जो आकलन है वो प्रश्नों के द्वारा भी किया जाता है। जैसे अच्छे प्रश्नों का निर्माण कैसे किया जाता है? पूर्व ज्ञान से जुड़े प्रश्न, बच्चे के पूर्व ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न होने चाहिए, ना कि नया ज्ञान या नए प्रश्न बच्चे के सामने रख दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मूर्त प्रश्न, बच्चा जिनके बाद जो चीज़ देख सके, ठीक है ना, जो वस्तु को देख सके, ऐसे या जो चीज़ मूर्त हो। मूर्त का मतलब होता है बच्चे को जो बच्चा देख सकता हो, जिसकी कल्पना देख के कर सकता हो, उसको बोलते हैं मूर्त। तो बच्चों को ऐसे प्रश्न दे मूर्त, जो बच्चों ने जो चीज़ें कभी देखी हों भविष्य में या पहले कभी देखी हों, उनको जो है उसी आधार पर प्रश्न दें। अगला है विचारात्मक या सृजनात्मक प्रश्न। बच्चों को ऐसे प्रश्न दें कि बच्चे उसमें अपने विचारों की व्याख्या खुद ही करें, अपने विचारों के अनुसार प्रश्नों का उत्तर दें। अगला है खुले अंत वाले प्रश्न। खुले अंत वाले प्रश्न होते हैं कि प्रश्न एक ही है सभी बच्चों के लिए, लेकिन सभी बच्चों के जो है उत्तर अलग अलग होंगे। जैसे शिक्षक कहे कि 8 में कितने जोड़ दें कि 15 हो जाएं। ठीक है, 8 में कितने जोड़ दें कि 15 हो जाएं। ठीक है, तो इसमें जो है सभी बच्चों का उत्तर एक होगा। यहाँ प्रश्न भी एक है और सभी बच्चों का उत्तर एक होगा कि इसमें जो है 7 जोड़ दें 15 हो जाएगा। तो ये होता है बंद अंत वाले प्रश्न। कैसे प्रश्न होते हैं? ये होते हैं बंद अंत वाले प्रश्न, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं खुले अंत वाले प्रश्नों की। तो बच्चों से ऐसे प्रश्न करने चाहिए शिक्षक को कि किस किसकी मल्टीप्लाई करने से आपका जो मल्टीप्लाई के बाद आंसर होगा वो 24 होगा। देखिए, यहाँ पोर्शन तो एक है लेकिन उत्तर सभी बच्चों के जो अलग अलग आएंगे। तो वो कैसे? देखिए,
8 इंटू 3 24, ठीक है ना। 3 इंटू 8 24, 6 इंटू 4 24, या फिर 4 इंटू 6 24। तो देखो यहाँ सभी बच्चों के जो उत्तर होंगे वे अलग अलग होंगे, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं खुले अंत वाले प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आज का सीटेट का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।